Thank you so much, Dr. Nishan. I'm so honored to have you on our podcast, Prabhav Vimarsh. थैंक यू सो मच मैम। So, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आयुर्वेदा को साइंस ऑफ लाइफ बोला गया है. What exactly it means? क्या मतलब है इसका? मैम बेसिकली आयुर्वेदा एक संस्कृत वर्ड है जिसका मेन मतलब होता है कि आयु मतलब लाइफ एंड वेदा मतलब नॉलेज और साइंस। तो बेसिकली आयुर्वेदा इज अ साइंस ऑफ लाइफ। आयुर्वेदा की बात करें तो हमें लगभग 5000 सालों से भी ज़्यादा पुराना हमारा भारतीय चिकित्सा का जो ग्रंथ है, इसमें देखा गया है कि अगर हम बात करें मॉडर्न साइंस की तो उसको सिर्फ आए हुए मुश्किल से 200 वर्ष ही हुए हैं अभी तक। और हम बात करें तो आयुर्वेद के अंदर जितने भी हमारी चिकित्सा पद्धति हैं, जैसे कि हमारी सर्जरी हो गया, तो इन सब के आयुर्वेदा में देखा गया है कि एलोपैथिक के अंदर जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो सारे के सारे 5000 साल पहले ही हमारे सुश्रुत संहिता के अंदर दिखा दिए गए हैं, लिखे हुए हैं। अगर आप सुश्रुत संहिता के अंदर हमारे लास्ट के पेजेस को चेक करते हैं तो उसके अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट आज की डेट में मॉडर्न टेक्नोलॉजी में यूज हो रहा है सर्जरी के अंदर, वो आज से पहले मेंशन है हमारे। और हमारी जो चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेदा, ये कहीं ना कहीं चाइना के अंदर भी आप देखेंगे तो चाइना की जो चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो भी कहीं ना कहीं कॉपी है आयुर्वेदा का। जब हमारी इंडिया से बुद्धिस्ट लोग ट्रेड करने के लिए चाइना गए थे तो वहां पे इस पद्धति को अपनाया गया। अगर हम बात करें आयुर्वेदा की तो आयुर्वेदा का जो जन्म है वो भारत में हुआ है, मगर देखा जा रहा है कि मॉडर्न साइंस को इंडिया में ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। जबकि अगर हम बात करें अदर कंट्रीज की, यूएस, इटली, जापान, दुबई, तो वहां पे आयुर्वेदा का स्कोप और लोगों का ट्रस्ट थोड़ा ज्यादा है। एक हम बोलेंगे मिथ है या मिसअंडरस्टैंडिंग है कि लोग बोलते हैं आयुर्वेद जब हम उसका ट्रीटमेंट कराते हैं तो वो बहुत धीमे हो जाता है और उतना इफेक्टिव नहीं होता है। तो क्या एक्चुअल क्या रीजन है इसका, क्यों ये मिथ इतना है? मैम ये बिल्कुल एक मिथ है। आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट कभी भी स्लो नहीं होता है। प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन जो वर्क करती है वो सिम्टम पे वर्क करती है, बट आयुर्वेदा मेडिसिन जो होती है उसमें सबसे पहले हमें रूट कॉज को फाइंड करना होता है। हम रूट कॉज को ट्रीट करते हैं, जिसके लिए शरीर को शोधन करना मतलब डिटॉक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको रिजुनेट करना मतलब रसायन चिकित्सा में यूज करनी होती है। तब देखते हैं कि हमारे जो रूट कॉज में बीमारी को पूरी तरीके से क्लियर किया जाता है। मॉडर्न मेडिसिन के अंदर में हम जो यूज करते हैं वर्ड वो होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हम चीजों की सिर्फ रोकथाम कर सकते हैं, बट बीमारी जड़ से खत्म नहीं होती है। बट हम बात करें आयुर्वेदा की तो आयुर्वेदा के अंदर हम जो यूज करते हैं वर्ड वो होता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि आप कुछ वर्षों तक या कुछ महीनों तक अगर आप चिकित्सा लेते हैं आयुर्वेदा का तो आपकी बीमारी पूर्णतः ठीक होती है और वो भविष्य में नहीं होती है। डॉक्टर निशान, क्या आयुर्वेदा के कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिसेस टाइम के साथ इवॉल्व हुए हैं और दुनिया भर में ये देखने को मिल रहा है कि बहुत स्ट्रांगली इसका कमबैक हो रखा है? या मैम डेफिनेटली अगर हम बात करें तो आज के टाइम में रिसर्च की तरफ काफी ध्यान दिया गया है। आयुर्वेद के अंदर काफी रिसर्च हो रही है तो जिसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है। अभी हम बात करें तो हम आयुर्वेद की जो मेडिसिन हैं वो भी आयुष रजिस्टर्ड हैं, तो लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है। पहले के टाइम में आयुर्वेदा में रिसर्च नहीं थी और कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज था, जिसकी वजह से होता क्या था कि मिथ्स ज्यादा बढ़ते थे। अब लोगों के बीच में डाउट ज्यादा आने लगे थे कि आयुर्वेदा मेडिसिन काम करती है या नहीं करती है। तो मैम आयुर्वेदा का सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि हमारा एक श्लोक है आयुर्वेदा के अंदर, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। इसका मतलब है कि आयुर्वेदा का जो फर्स्ट एम है वो कहीं ना कहीं प्रिवेंटिव हेल्थ को लेके है और दूसरा हमारा सेकंड एम है वो है ट्रीटमेंट। तो हम अगर हम बात करें तो आयुर्वेदा का मुख्य लक्षण हम मानते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी को ट्रीट करना। तो ट्रीटमेंट हमारे लिए सेकेंडरी है। पहले तो हम चाहते हैं कि कोई भी इंसान बीमारी ना पड़े, तो उसके लिए हमें प्रिवेंटिव हेल्थ के तौर पे उनके आहार, उनके विहार को बदलते हैं हम थोड़ा सा। डॉक्टर निशांत, आजकल की भागदौड़ बड़ी जिंदगी है और सबसे ज्यादा हमारे बच्चे, हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है वो उससे ग्रस्त है और बहुत स्ट्रेस है, बहुत इमोशनल इम्बैलेंसेस है। तो क्या आयुर्वेद इनको हेल्प कर सकता है? मैम बात करें अगर आज की जनरेशन की तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अवेयरनेस। अवेयरनेस कहीं ना कहीं आज की डेट में लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ अवेयरनेस। प्रॉब्लम क्या है कि हम चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर हम बात करें तो आजकल छोटे बच्चों को अर्थराइटिस हो रहा है,
आर्थराइटिस आप सोचिए कि पहले 40-50 साल की उम्र में होता था, अभी 10 साल का बच्चा एक पेशेंट आता है हमारे पास आर्थराइटिस की कंडीशन का। अब हम बात करें तो 19 साल की बच्ची को पीसीओडी का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप समझिए हार्मोनल चेंजेस क्यों हो रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कहीं ना कहीं हमारे आहार मतलब हमारा फूड और कहीं ना कहीं हमारा विहार, हमारा लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बदल रहा है, जिसकी वजह से परेशानी क्या आ रही है कि हार्मोनल चेंजेस होगा तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी बढ़ेगा, चीजें बढ़ेंगी और प्रॉब्लम्स भी आएंगी, उसके साथ 4 बीमारियां और आती हैं। तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि बीमारियां क्यों आ रही हैं। तो बीमारियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हमें ज्ञान होगा कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, क्या हमारी प्रकृति के हिसाब से हमारे खाने के लिए है, हमारा स्लीपिंग पैटर्न क्या होना चाहिए, हमारा फूड रिएक्शन क्या होता है, हमारे खाने के बाद हमारा फूड किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्या हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, क्या थॉट्स हमारे लिए बेनिफिशियल है। और एक्चुअली हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए हर बीमारी के बारे में कि बीमारी का रूट कॉज क्या है। हम कहीं पे भी जाते हैं डॉक्टर्स के पास, हम जाके सिर्फ मेडिसिन लेके आ जाते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए बीमारी क्या है, उसके बारे में स्टडी करनी चाहिए, हमें नॉलेज होनी चाहिए। अगर हमें नॉलेज होगी तो हम सब चीजों को समाधान निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें आयुर्वेदा की, तो आयुर्वेदा में यहाँ पे हम मेडिसिन के बारे में बात कम करते हैं। आयुर्वेदा का मुख्य सिद्धांत है कि आपके फूड हैबिट्स को, आपके लाइफस्टाइल को बैलेंस करना, ना कि आपको मेडिसिन की तरफ लेके जाना। ओके, बट बच्चे इन लोगों को एक्चुअली ये बहुत बिजी हैं, तो इनके पास बहुत कम टाइम है। तो ऐसा इजी हम ऐसा कॉन्सेप्ट इनको कैसे समझा सकते हैं, कैसे हम अवेयरनेस बढ़ाएं कि ये आयुर्वेद के इम्पोर्टेंस को समझ सकें कि एक्चुअल यही कॉन्सेप्ट इनकी हेल्प कर सकता है और कुछ नहीं। मैम बात करें बिजी की, तो आज की लाइफ के अंदर सब मोस्टली प्रॉब्ली देखा जाए तो अपने ऑफिसेज के अंदर, स्कूल्स के अंदर, एजुकेशन में सब बिजी हैं। लेकिन बिजी होने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी हेल्थ को थोड़ा सा ध्यान ना रखें। अगर अपनी हेल्थ के बारे में आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रेस। स्ट्रेस आज की डेट में स्टूडेंट को है, ऑफिस गोइंग लोगों को भी है और हर एक इंसान को है। हर घर में हर इंसान को स्ट्रेस है, बट वो कंफ्यूज है कि उसको स्ट्रेस है या एंजाइटी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये कहीं ना कहीं वात का लक्षण है, वायु का लक्षण है, ठीक है। तो बच्चों को यह समझना जरूरी है कि आपकी बॉडी प्रकृति क्या है। पहले तो बीमारी से पहले आपको अपनी बॉडी प्रकृति के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप बीमारी को आइडेंटिफाई कर पाओगे। बीमारी को आइडेंटिफाई कर पाओगे तो हम आपको सजेस्ट कर पाएंगे कि क्या फूड आपकी प्रकृति के विरुद्ध है, क्या लाइफस्टाइल, क्या आपका स्लीपिंग पैटर्न होना चाहिए, और आपका स्ट्रेस लेवल अगर बढ़ रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं वायु आपका बढ़ रहा है। वायु बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आपका थॉट प्रोसेस के अंदर भी कंफ्यूजिंग स्टेट आएगा और आप बहुत ज्यादा इरिटेट होगे, और कहीं ना कहीं जिसे हम फोकस बोलते हैं वो आजकल स्टूडेंट्स में और कहीं भी वो मिलता नहीं है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मानसिक रूप से भी हम परेशान हैं। तो उसमें देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिजिकल डिसीजेस अलग होती है, मेंटल डिसीजेस अलग होती हैं। तो आयुर्वेद में सबसे ज्यादा देखा गया है कि आपका जो मन होता है, मन के अंदर 3 दोष सबसे ऊपर बड़े होते हैं, जिसको बोलते हैं सत्व, रज और तम। ये मानसिक दोष होते हैं, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको पता है कि आपका कौन सा दोष पड़ा है तो हम उसके हिसाब से आपकी फूड हैबिट्स को चेंज कर देते हैं। हम आपको मेडिटेशन के लिए सजेस्ट करते हैं। उसके साथ साथ आपका कौन कौन सा योगा आपके लिए बेनिफिशियल है, कौन कौन से प्राणायाम आपके लिए बेनिफिशियल है, तो हम वो सजेस्ट करते हैं। तो बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी ट्रीटमेंट के, अगर आपके आहार विहार, स्लीपिंग पैटर्न से आपके इमोशंस, आपके मूड्स अगर सही हो रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि आयुर्वेदा से अच्छा माध्यम कोई इसके अलावा है ही नहीं। आप इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे, लाइक कैसे हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए, लाइक एक डेली रूटीन एक हेल्दी पर्सन का क्या होना चाहिए? श्योर मैम। अगर हम बात करें हेल्दी लाइफस्टाइल का, तो हेल्दी लाइफस्टाइल है क्या? सबसे पहले आपकी जो बॉडी है वो एक टेम्पल है ना। आप सिंपल से कार भी परचेज करते हो तो उसके अंदर लोकल फ्यूल नहीं डलवाते हो, है ना। तो आपकी जो बॉडी है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप खा क्या रहे हो, है ना, क्या आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर रही है। मोस्ट ऑफ द केसेस में एक एग्जांपल देते हैं, अगर आपको जॉइंट्स पेन का प्रॉब्लम है और आप बहुत ज्यादा राइस ले रहे हैं, कर्ड ले रहे हैं, तो इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा और आप पूरी लाइफ कंफ्यूज रहते हो कि बीमारी क्यों बढ़ रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपका फूड ही आपका मेडिसिन है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप खा क्या रहे हैं। दूसरी चीज है थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस के अंदर होता क्या है कि आपका मन,
अगर आपका मन विचलित हो रहा है, फोकस नहीं कर पा रहे हो, बार बार मन में नेगेटिव थॉट्स आते रह रहे हैं, तो आप फोकस कर पाओगे कभी भी ना। आप अपने काम में फोकस कर सकते हो ना अपनी फैमिली में फोकस कर सकते हो। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि मेडिटेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। मेडिटेशन से होता क्या है कि कहीं ना कहीं आपके ब्रेन के अंदर जब भी ऑक्सीजन लेवल कम जाता है तो आपका थॉट प्रोसेस थोड़ा सा इरिटेट होने लगता है और उलझने बहुत बढ़ने लगती हैं। अब जब उलझने बढ़ेंगी तो बॉडी के अंदर वीकनेस भी आना शुरू होता है। वीकनेस आने की वजह से फिर इरिटेशन एक अलग वर्ड है, एंजाइटी एक अलग वर्ड है। इरिटेशन तब आता है जब आप करना तो बहुत कुछ चाहते हो बट कर नहीं पा रहे हो, आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है। बॉडी अलाउ क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि बॉडी के अंदर वीकनेस है। अब वीकनेस साइकोलॉजी भी हो सकती है, वीकनेस फिजियोलॉजी भी हो सकती है आपकी बॉडी के अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने आपको खाने पे ध्यान रखना। दूसरा, आपका जो एडिक्वेट स्लीपिंग पैटर्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका स्लीपिंग पैटर्न ठीक नहीं है तो उसका सीधा इंपैक्ट आपकी गट हेल्थ पे जाएगा। और कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन होता है आपका ब्रेन का और आपका डाइजेस्टिव एंजाइम्स का। अगर आपका डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन और गट हेल्थ का कोऑर्डिनेशन नहीं है तो आपका फूड का अब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। फूड का अब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगा तो बॉडी के अंदर डेफिशिएंसीज होंगी, आपका विटामिन्स का, आपका मिनरल्स का, आपका प्रोटीन्स का। अब आपको क्या लगेगा, करना मैं खाना भी ठीक खा रहा हूं लेकिन बॉडी के अंदर अब्जॉर्प्शन नहीं है तो वीकनेस बढ़ रही है। अब यहाँ पे कंफ्यूजिंग स्टेट पैदा होगी। मतलब काम तो बहुत कुछ करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, ऑफिस जाना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, बट बॉडी अलाउ नहीं कर रही है आपकी। क्यों? क्योंकि यहाँ एब्जॉर्प्शन नहीं है। क्यों? आपका गट हेल्थ का और ब्रेन का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है। आपकी फैमिली में कुछ भी गलत हो तो आपको खाने की इच्छा नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपके डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसको हम अग्नि बोलते हैं आयुर्वेदा में, वो कम होनी शुरू हो जाती है। इंडिया के अंदर अग्नि बहुत अच्छी होती है लोगों की, लेकिन क्या करते हैं हम एंटासिड्स बहुत ज्यादा खाते हैं, ऊट पटांग खाना खाते हैं। खाने का सही समय होता है जब हमें भूख लगे, जब आपके डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन होता है तो पेट में ऑटोमेटिकली खिंचाव होता है। तो खाने का यही सही समय है। इस टाइम पे अगर आप खाना खाना शुरू करते हो तो आपका गट हेल्थ और आपका मेंटल हेल्थ दोनों बेटर रहेगा। प्राणायाम करें। प्राणायाम के अंदर अनुवासन, अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। उसके साथ आपका ब्राह्मी और उज्जयी, सो बेसिकली ये बेनिफिशियल रहता है। इसके साथ साथ आपके लिए ब्राह्मी शंखपुष्पी, अगर आपको ब्राह्मी घृत मिलता है तो आप ब्राह्मी घृत ले सकते हैं, नहीं तो ब्राह्मी टैबलेट बहुत बेनिफिशियल है इस कंडीशन के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा स्टमक। हमारा जो स्टमक है, हमारा डाइजेशन, हमारे डाइजेशन ही सारी बीमारियों की जड़ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करना है कि आपका डाइजेशन कैसा है। ब्लोटिंग तो नहीं होती है बहुत ज्यादा, एसिड रिफ्लक्स तो नहीं होता है, मोशन क्लियर है या नहीं है, बॉडी में एनर्जी है या नहीं है। ये सारी फिजिकल कंडीशन होती है। अगर हम बात करें कि हमारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट के अंदर क्या होता है, फोकस ना रहना, है ना, कंपन रहना हाथ पैरों के अंदर, जॉइंट्स में स्टिफनेस रहना, तो ये कहीं ना कहीं वायु बढ़ने पे हमें ब्रेन का और नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है। तो उसके लिए बेनिफिशियल क्या है आपके लिए, गौ घी, जिसे हम बोलते हैं काऊ घी, उसका सेवन अगर आप लगातार करते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। उसका आप मसाज भी करते हो बॉडी पे तो उसमें आपको और भी ज्यादा बेनिफिट निकल के सामने आता है। ठीक है। और अगर हम बात करें इसके अलावा इमोशंस की, तो देखो कहीं ना कहीं आपके लाइफस्टाइल की वजह से आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस भी होता है, वो चाहे मेल हो चाहे वो फीमेल हो। फीमेल्स के अंदर मेन हार्मोन्स होते हैं एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन। जी जब भी आपका लाइफस्टाइल खराब होगा तो ये इम्बैलेंस होंगे, जिसकी वजह से आपको क्या प्रॉब्लम आएगा, पीसीओएस हो गया, पीसीओडी हो गया। ये सारी कंडीशंस कब आती है, जब आपका लाइफस्टाइल खराब होता है। इसकी वजह से फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आती है आपको कंसीव करने में। अगर बात करें तो मेल्स के अंदर भी ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। अगर इंडिया के अंदर आज की डेट में आप देखेंगे तो इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर आप गूगल पे सर्च करें इनफर्टिलिटी क्यों बढ़ रही है इंडिया के अंदर, प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मेल भी इनफर्टाइल हो रहे हैं और फीमेल भी इनफर्टाइल हो रही है। मेन लॉजिक क्या है इनका, इनकी हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इनकी फूड हैबिट, इनका लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शंस, है ना। सो एचआरटी, हार्मोन रिप्लेस थेरेपी, बेसिकली ये सारे रिस्पॉन्सिबल हैं आपकी प्रॉब्लम्स के लिए। तो बेटर क्या है, सबसे अगर आप अपने आहार को, सबसे पहले अपने खाने को चेंज करो। आहार क्या खाना आपके लिए जरूरी है, सबसे पहले अपनी प्रकृति को एनालाइज करो, उसके बाद अकॉर्डिंग आप फूड लेना शुरू करो। अपने स्लीपिंग पैटर्न को बहुत अच्छा रखो, उसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइजेस करना शुरू करो। चौथा, मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। मेडिटेशन बहुत बेनिफिशियल है। और उससे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने विचारों को ना थोड़ा शुद्ध रखो, साफ रखो।
तो कहीं ना कहीं आपको इन चीजों में आपको मदद मिलेगा। और उसके अलावा भी आपको कोई समस्या होता है तो अपने पास आसपास डॉक्टर को जाके जरूर दिखाएं। थैंक यू। Oh, thank you so much, Dr. Nishant. It was really informative. मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, जैसे एज अ मदर मुझे अपने बच्चों के लिए डाइट प्लान करना है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये एक पर्टिकुलर डाइट मैं अपने बच्चों को दूं, और उसमें मैं कैसे उसको मैं कैसे कैरेक्टराइज करूं, कैसे मैं उसको सेलेक्ट करूं अपने ये मेरे बच्चे के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ओके मैम, बात करें तो बच्चों के लिए बच्चों का एज जैसे जैसे बढ़ता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ग्रोथ। अब ग्रोथ के अंदर हमारी बॉडी अगर बढ़ रही है तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा बोन का नरिशमेंट, उसके बाद हमारा मसल्स का नरिशमेंट, उसके बाद हमारा ब्रेन का नरिशमेंट। उसके बाद जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, वो टीनेजर्स के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में सबसे पहला जो चेंज आता है वो आता है हार्मोनल चेंजेस, है ना। तो हमें इन सब का ध्यान बहुत स्टेप बाय स्टेप रखना पड़ेगा। अगर हमारा छोटा बच्चा है तो उनको नॉर्मल नरिशमेंट के लिए आप दूध, दही, घी सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ता है, अगर हम बात करें हमारी फीमेल अगर बच्चा है, छोटा बच्चा अब कहीं ना कहीं 14-15 साल का बढ़ रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनको शतावरी उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप शतावर देना शुरू करो उनको। बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए त्रिफला ऐड ऑन कर सकते हो, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। और उसके साथ साथ बच्चों को कहीं ना कहीं जो नट्स होते हैं वो बहुत बेनिफिशियल होते हैं। अब बात करें बोन डेंसिटी का, तो क्योंकि फीमेल अगर बच्चा फीमेल है तो कहीं ना कहीं उनका बोन डेंसिटी कम होता है, तो कोशिश करें नेचुरल सोर्स ऑफ कैल्शियम देना शुरू करें, ना कि कैल्शियम का टैबलेट। एक्सेसिव कैल्शियम देने से आपकी बॉडी के अंदर होता क्या है, अगर आप लैब जनरेटेड कैल्शियम लेते हैं तो आपको किडनी स्टोन का कंप्लेंट बहुत जल्दी आता है। किडनी स्टोन होना, गॉल ब्लैडर में स्टोन होना, क्योंकि कैल्शियम डिपॉजिट होना स्टार्ट होता है। अगर आप वही नेचुरल सोर्स ऑफ कैल्शियम देना स्टार्ट करोगे बच्चे को, तो बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके साथ हम बात करें प्रोटीन, तो बच्चे को प्रोटीन इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चे का मसल्स बढ़ रहा है, तो मसल्स के डेवलपमेंट के लिए नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन लेना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप दालों से ले सकते हैं, सोयाबीन से, पनीर आप यूज कर सकते हैं, काऊ घी यूज कर सकते हैं, वो बहुत बेनिफिशियल है। और आपके लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों के लिए। तो आप जितने भी विटामिन, मिनरल, प्रोटीन्स हैं, इनको नेचुरल सोर्स से ले तो ज्यादा बेहतर है आपके लिए। और अगर हम बात करें, अगर मेल्स के अंदर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेल्स का सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि 18 साल के बाद बढ़ना शुरू होता है तो स्टार्टिंग से है। अब जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो मेल की ग्रोथ होती है, चाहे उनकी वॉइस हो, चाहे उनका हेयर्स हो, चाहे उनका बियर्ड हो, उनका हाइट हो गया, इवन उनका स्पर्म काउंट भी डिपेंड करता है, उनका लिबिडो मतलब एक उनका जो एनर्जी लेवल है। अगर बच्चा बहुत एक्टिव है तो उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको बढ़ाने के लिए सबसे बेनिफिशियल होता है कि बच्चे की डाइट के अंदर अगर आपको हर्ब्स फॉर्म में देना है तो गोक्षुरादि सबसे बेनिफिशियल है। बच्चे को गोक्षुरादि टैबलेट एक जरूर दें, हफ्ते में 2 दिन। उसके साथ साथ आप कोशिश करें बच्चे को सबसे ज्यादा आलमंड, बादाम और काऊ घी ये उनकी डाइट में रेगुलर बेसिस में ऐड ऑन करें। और बच्चे को कोशिश करें कि जितने भी ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स हैं वो ज्यादा देना शुरू करें। और उसके साथ साथ अगर लगता है कि फिर भी ग्रोथ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो अपने आसपास किसी भी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं आप। थैंक यू सो मच डॉक्टर निशांत। अब जैसे आपने मुझे, जब मैंने आपसे ट्रीटमेंट लिया था तो आपने मुझे बताया था कि मुझे पित्त दोष है, तो एक्चुअल और फिर ये 3 तरह के दोष होते हैं, तो वो एक्चुअली क्या है, और क्या एक नॉर्मल इंसान को जाके डॉक्टर के पास, क्योंकि अपने आप से तो नहीं समझ में आता है, तो क्या पता करना चाहिए कि वो उनमें कौन सा दोष है, एंड देन अकॉर्डिंगली वो अपनी डाइट प्लान और अपनी फैमिली का डाइट प्लान सेलेक्ट उसको बना सकता है और फिर उसको फॉलो कर सकता है। इज दिस द गुड आइडिया? मैम अगर बात करूं तो आयुर्वेदा के अंदर हमारे में मुख्यतः 3 दोष होते हैं जो शारीरिक दोष होते हैं। वो होते हैं वात, पित्त और कफ। इनके कुछ लक्षण होते हैं। नॉर्मल तौर पर देखा जाता है, अगर हम वात की बात करें तो वात का मतलब होता है एयर, एयर का मतलब होता है ड्राई के साथ साथ उन पेशेंटों के अंदर देखा जाएगा वो ज्यादा टॉक्टिव होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा बात करने वाले होते हैं, उनकी स्किन में ड्राइनेस भी रहता है ना। और वायु जब भी बड़ा होगा तो वो कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं होते, उनका थॉट प्रोसेस भी स्टेबल नहीं होता है। तो ये कुछ लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ जिसके आधार पे आप जान सकते हैं
बिना किसी डॉक्टर के पास जाए कि कहीं ना कहीं हमारा लक्षण क्या है। तो हमारी बात करें अगर पित्त दोष की, तो पित्त दोष के अंदर जो भी लोग आपको मिलेंगे, पहली चीज तो उनकी बॉडी हमेशा गर्म रहेगी, वार्म रहेगी, ठीक है। वो बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं, मतलब उनको हर चीज में ना परफेक्शन चाहिए होता है। और तीसरा लक्षण उनके अंदर होता है कि उनको गुस्सा नहीं आएगा उनका, लेकिन छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ापन बहुत बढ़ेगा उनका, इरिटेशन बढ़ेगा उनका। ये पित्त के लक्षण होते हैं। कफ के अंदर होता है क्या है कि कफ प्रकृति के लोगों के अंदर उनका एक तो वो कहीं ना कहीं आपका उनका बॉडी वेट ज्यादा मिलेगा। बॉडी वेट के साथ साथ आप देखेंगे वो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बट एक्चुअली वो लेथार्जिक टाइप के पर्सन होते हैं। मतलब बॉडी वेट है तो करना तो चाहते हैं, बट बॉडी अलाउ नहीं कर रहा है, और वो बहुत काम होते हैं, बहुत सुस्त टाइप के लोग होते हैं। ये कफश प्रकृति होता है। ये तो हमारे शारीरिक दोष है। इसके अलावा हमारे 3 दोष और होते हैं जो हमारे मानसिक दोष होते हैं, सत्व, रज, तम। और आयुर्वेद में 7 धातु और होते हैं जो कि 5000 साल पहले ही बता दिए गए थे, जो कि आज की मॉडर्न साइंस से कई ज्यादा एडवांस है। तो हमारे 7 धातु होते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये हमारे पैटर्न होते हैं। और 8वां जो न्यू धातु होते हैं इसको हम बोलते हैं ओजस, जो हमारी इम्यूनिटी और वाइटलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या एक इंडिविजुअल में एक से ज्यादा भी दोष हो सकते हैं? मैम अगर मैं बात करूं तो पहले समझना बड़ा जरूरी होगा कि दोष होते क्या हैं, है ना। तो दोष क्या होते हैं? दोष हमारे शरीर के कुछ लक्षण होते हैं जिनके आधार पे हम पेशेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हम बात करें, हमारे पास कोई पेशेंट आता है, मान के चलिए अर्थराइटिस का पेशेंट है या कैंसर का पेशेंट है, तो अगर आपका क्वेश्चन है कि क्या एक इंसान के अंदर एक से अधिक दोष हो सकते हैं, तो मैम बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर अगर एक पेशेंट अर्थराइटिस का पेशेंट आ रहा है, अब नॉर्मल सी चीज है, एक पेशेंट का वेट 110 किलो है, तो प्रकृति तो उसकी कफ है, लेकिन कफ के अंदर उसका वायु दूषित हो रहा है, वायु भी बढ़ रहा है, तो वायु की वजह से उसका जॉइंट्स में पेन हो रहा है। तो उसका जो दोष है वो कफ भी हो और वायु, तो उसका वातज कफज दोष हो गया। तो 2 दोष भी हो सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस अगर हम बात करें कैंसर, तो कैंसर के अंदर तो देखा गया कि 3 दोष ही एक पेशेंट के अंदर बढ़े हुए मिलते हैं। तो अगर हम बात करें कि पेशेंट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो जब भी हमारे शरीर के अंदर दोष बढ़े होंगे तो शरीर के अंदर बीमारी आएंगी, अगर वो दोष घटे होंगे तो हमारे यहाँ बीमारी आएंगी। आयुर्वेदा का एक मानना है कि बॉडी के और लाइफ के बीच में एक बैलेंस, तो यही चीज हम देखते हैं कि दोषों को अगर हम बैलेंस कर देते हैं तो हमारी बीमारियां पूर्णतः ठीक हो जाती है। तो ये तो बातें हो गई हमारा एक आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट, हम कैसे समझ सकते हैं उसके बारे में हमने जाना। अब हम अपने टॉपिक को डाइवर्ट करते हैं मेनोपॉज की तरफ, जो कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हैं, बट ये एक बहुत ज़्यादा देखने में मिल रही है, क्योंकि आजकल के 29 इयर्स के फीमेल्स में भी मेनोपॉज हो रहा है। तो आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट के थ्रू हम इसको कैसे डील कर सकते हैं? मैम सबसे पहले जानना जरूरी है कि मेनोपॉजल है क्या। मेनोपॉज एक बीमारी तो नहीं है, इसे बोलेंगे न्यू फेज ऑफ लाइफ। सो हर फीमेल्स के अंदर ये कंडीशन आता है। अगर हम इसे आयुर्वेदा के माध्यम से देखें तो उसमें कहीं ना कहीं इनका वायु बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये फीमेल का मेनोपॉजल कंडीशन आता है। अगर हम फीमेल कंडीशन में देखें तो मेन हार्मोन जो हमारे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं। और धीरे धीरे होता क्या है, एक एज के बाद बंद होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो साइकिल, रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है, वो पूरी तरीके से रुकना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब मगर देखा जाता है कि अगर ये 40 साल के बाद हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम में हम आज की डेट में आप देखिए ना, बहुत से फीमेल्स तो आज की डेट में 35 के बाद ही शादी करती हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब उनका कहीं ना कहीं उनका जो हार्मोनल चेंजेस हो गया तो कहीं ना कहीं उनका एग फॉर्मेशन नहीं होता। अब एग फॉर्मेशन नहीं होता तो वो कंसीव नहीं कर पाती हैं। गलती से पीरियड्स हो भी जाएं उनके तो प्रॉब्लम क्या निकल के आता है, तो पीसीओडी निकलता है या पीसीओएस निकलता है। सबसे गंभीर बीमारी आज की डेट में निकल रही है एएमएच वैल्यू डाउन होना। एएमएच होता है एंटी मुलेरियन हार्मोन, इसका मतलब होता है जो नंबर ऑफ एग्स की वैल्यू कम होना। अब इसमें एक चीज और देखने को मिलती है फीमेल्स के अंदर, इसमें देखा जाता है कि जो क्वालिटी ऑफ एग है वो खराब निकल रहे हैं। अब 35 के बाद शादी करने वाली फीमेल्स को ज्यादा प्रॉब्लम्स ये भी आती है कि गलती से वो कंसीव कर तो लेती हैं लेकिन बहुत बार मिसकैरेज हो जाता है। क्योंकि आप एक चीज को समझिए प्रैक्टिकल तरीके से, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ना, आपकी स्किन भी ढीली पड़नी शुरू हो जाती है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। अब होता क्या कि हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स को हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए आज की डेट में मैक्सिमम फीमेल्स को आईवीएफ का सहारा लेना पड़ता है या डोनर का सहारा लेना पड़ता है। तो अगर वो अपने लाइफस्टाइल को स्टार्टिंग
से थोड़ा सा बैलेंस रखते हैं तो ये प्रॉब्लम्स आती ही नहीं। लेकिन आज की डेट में देखा जा रहा है कि फीमेल्स को बहुत जल्दी होना शुरू हो गया है। 27, 29 की एज में भी फीमेल्स पेशेंट आ रही हैं जो कि अनमैरिड है, बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मेनोपॉजल कंडीशंस आ रही हैं। अब सोचिए वो कितनी प्रॉब्लम होगी कि हम नेचुरली आगे फीमेल कंसीव नहीं कर सकती हैं, तो आगे का फेज खराब हो रहा है। तो उसमें देखा जाता है कि इस मेनोपॉजल कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है। सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है हमारा लाइफस्टाइल, हमारा फूड हैबिट, हमारा स्लीपिंग पैटर्न। ये सबको अगर हम ठीक से फॉलो नहीं करते हैं तो ये प्रॉब्लम्स पड़ता है। आज की डेट में स्मोकिंग का और अल्कोहल कंजप्शन बहुत कॉमन हो गया है फीमेल्स के अंदर। आप एक चीज को समझिए कि मेल बॉडी और फीमेल बॉडी में फीमेल्स को ये प्रॉब्लम ज्यादा अफेक्ट करती हैं, और उसके साथ साथ जब भी प्रॉब्लम्स पड़ेगा तो हम क्या लेते हैं, हार्मोन रिप्लेस थेरेपी लेते हैं। वो हार्मोन रिप्लेस थेरेपी करती क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर जाके केमिकली इम्बैलेंस कर देती है। तो अभी तो स्टार्टिंग में तो कुछ दिन पीरियड्स आता है, लेकिन आगे जाके वो बंद हो जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि मेडिसिन लेते हैं तो पीरियड्स आता है, अदरवाइज नहीं आता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीमारी का पूर्णतः रिजल्ट मिले तो सबसे पहले आपको अपने दिनचर्या में, अपने लाइफस्टाइल के अंदर चेंज करना बहुत जरूरी है। अपनी फूड हैबिट्स को चेंज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी जाके भविष्य में इन बीमारियों से आपको राहत मिल सकेगी। डॉक्टर साहब, ये इसके साथ साथ हमें आप थोड़ा सा और हमें डिटेल में समझाइए कि इसके अर्ली साइंस क्या होते हैं मेनोपॉज के। हम कैसे समझ सकते हैं कि अभी आजकल एक कॉन्सेप्ट चला है पेरी मेनोपॉज और मेनोपॉज, एंड मतलब देयर आर 3 स्टेजेस। सो एग्जैक्टली आई एम नॉट अवेयर, तो एग्जैक्टली मेनोपॉज के अर्ली साइंस क्या होते हैं, और ये कॉन्सेप्ट जैसे आपने समझाया तो बहुत समझ में आया, बट एक जो ले मैन के लैंग्वेज में जो लोगों को इतना साइंटिफिक टर्म नहीं समझ में आ रहा है, तो वो कैसे समझे और एक्चुअली उससे कैसे निपट सके। ओके मैम, अगर हम बात करें प्री मेनोपॉजल कंडीशन और मेनोपॉजल कंडीशन, मेनोपॉजल कंडीशन ऐसा नहीं है कि कुछ दिनों में आ जाता है। जैसे कि हम बात करें स्टार्टिंग फेज का, तो स्टार्टिंग फेज में क्या होता है, प्यूबर्टी आती है। प्यूबर्टी 12-13 साल से लेके 14-15 साल के बीच में फीमेल्स के अंदर आती है। तो मतलब क्या होता है, बॉडी में हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, फीमेल्स के हार्मोन। अब देखिए जब बच्चा छोटा होता है, 10 साल से छोटा होता है, तो मेल और फीमेल में चेंजेस नहीं दिखता है। दिखता कब है, जब वो 12-13 साल का होता है। अब जब 12-13 साल का होता है तो फीमेल्स के अंदर फीमेल्स हार्मोन्स बढ़ते हैं, फीमेल हार्मोन्स बनते हैं, तो इसलिए फीमेल्स की वो कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। ठीक है, वैसे ही मेल्स के अंदर होता है। अब जब मेल्स के हार्मोन्स बढ़ते हैं तो उनके अंदर भी आप देखते हैं कि हाइट ज्यादा लंबी होती है, आवाज भारी होना शुरू हो जाती है ना, एक फिजिक का कंडीशन अलग बननी शुरू होती है। तो अगर हम बात करते हैं सेम कंडीशन का, मेनोपॉजल कंडीशन का, तो मेनोपॉजल कंडीशन को भी वक्त लगता है। स्टार्टिंग में शुरुआती कुछ लक्षण होते हैं जिसके आधार पर आप जान सकते हैं कि शायद हमें भी ये समस्या आ रही है। सबसे पहला तो आपकी मेंसेस के अंदर, मेंस्ट्रुएशन मतलब आपके मासिक धर्म के अंदर गैप आना स्टार्ट होगा। 1 महीने आ रहे हैं, 15 दिन का गैप आ रहा है, फिर 2 महीने का गैप आ रहा है, उसके बाद फिर बीच में थोड़े से पीरियड्स आ रहे हैं। पहला लक्षण तो ये होता है। दूसरा होता है स्किन के अंदर बहुत ज्यादा ड्राइनेस बढ़ना शुरू हो जाता है। तीसरा लक्षण है कि आपके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। चौथा लक्षण होता है कि आपके मूड स्विंग्स होंगे, बहुत ज्यादा एक्सेसिव मूड स्विंग्स होंगे। ये मूड स्विंग्स होंगे जब से आपके इरेगुलर पीरियड स्टार्ट होंगे, जब तक आपका मेनोपॉजल पूरी तरीके से नहीं होता, ये कंडीशन रेगुलर वे में चलनी शुरू हो जाती है। तो जब भी मेंस्ट्रुएशन कंडीशन आनी होती है उससे 6 महीने 8 महीने पहले आपको ये लक्षण आने शुरू हो जाएंगे। तो आपको प्रिपेयर रहना चाहिए कि ये लक्षण आ रहे हैं। अब ये लक्षण आ रहे हैं तो इससे बचा कैसे जाए। अगर जब भी आपको ये लक्षण दिखने शुरू होते हैं तो कुछ हर्ब्स हैं जिसको लेने से क्या होता है कि वो लक्षण आपके कम हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम क्या करते हैं, हम गायनी से मिलते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो उस पर टैबलेट्स मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो कब तक गोलियां खाओगे। अभी आपका प्री से मेनोपॉजल कंडीशन 2 साल तक चलेगा, तो क्या 2 साल दवाइयां खाते रहोगे क्या। उससे बेहतर विकल्प है कि आप हर्ब आती है अशोका, या फिर आप सिरप ले सकते हैं अशोका रेस, इसको अपने लाइफस्टाइल में एड ऑन कर लें। उसके अलावा रजपर्वतनी एक टैबलेट आती है, वो लेना शुरू करें, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। शतावरी का सेवन शुरू कर दें, थोड़ा सा अश्वगंधा शुरू कर दें, उसके साथ में मेडिटेशन करना शुरू करें, थोड़े से प्राणायाम करें। तो इससे होगा क्या, आपकी जो कष्ट है इस कंडीशन में आने वाले हैं वो हो सकता है ना आए। ठीक है। तो डॉक्टर निशांत, ये जो आपने मेडिसिन बताई हैं, इनके कोई साइड इफेक्ट्स हैं या कोई भी इनको ले सकता है।
मैम अगर मैं बात करूं तो ये कोई मेडिसिन नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ अ सप्लीमेंट है, ये सिर्फ सप्लीमेंट है। अशोका सबसे ज्यादा माना जाता है फीमेल्स की सारी कंडीशनों के लिए, चाहे उनको सफेद पानी का परेशानी हो, चाहे उनका इरेगुलर मेंसेस हो, है ना, तो या उनको हार्मोन से रिलेटेड और भी कोई प्रॉब्लम हो, या गांठें बनी हो, उनके पीसीओडी हो, या फिर उनका सिस्ट फॉर्मेशन हो रहा हो, या फाइब्रोइड हो, कुछ भी कंडीशन हो, अशोका सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है फीमेल्स के लिए। इसको मेडिसिन नहीं मानते, सप्लीमेंट मानते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी भी उम्र के बच्चे ले सकते हैं, है ना। 10 साल से लेके आप 50-60 साल, जितने भी साल की आपकी उम्र है, आप ले सकते हैं बिना किसी परेशानी के। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आज की डेट में सबसे ज्यादा हार्मोनल चेंजेस फीमेल्स के अंदर देखे जा रहे हैं लगातार। अगर हम बात करें, जितने भी हम पेशेंट देखते हैं, तो 10 में से 8 से 9 फीमेल्स को ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो सबसे ज्यादा जानना जरूरी है कि ये फीमेल्स में प्रॉब्लम्स आ क्यों रहा है। इसमें आप देखेंगे कि छोटे बच्चों को पीरियड्स लेट आ रहे हैं, या किसी को हो ही नहीं रहे हैं, है ना, तो ये भी हार्मोनल चेंजेस है। अब छोटे छोटे बच्चों को, 18-19 साल के बच्चों को पीसीओडी ऐसी बीमारियां हो रही हैं। 19-20 साल के अंदर बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हैवी मेंसेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनका कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि एचबी लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है, खून की कमी होना शुरू हो जाती है, बच्चों में वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। तो इन सबको जानने से पहले ना आपको अपने शरीर की बनावट के बारे में जानना जरूरी है, फीमेल्स को खास तौर पे, जिसको मैं चाहता हूँ कि उनका थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। अगर हम बात करें मासिक धर्म, तो मासिक धर्म है क्या? मासिक धर्म एक लाइफ का न्यू फेज होता है। एक छोटे बच्चे से वो कहीं ना कहीं फीमेल्स हमारा बड़ा हो रहा है, बच्चा बड़ा हो रहा है ना। तो लगभग हर फीमेल को ये पता होना चाहिए। होता क्या है कि हमारे शरीर के अंदर ओवरीज होती हैं। ओवरीज का मुख्य काम क्या होता है? अंडे को बनाना। हमारे बॉडी के अंदर एग्स बनते हैं। एग्स का काम क्या होता है? एग्स का काम तब होता है जब हम शादी करने के बाद अपने हस्बैंड के साथ कंसीव करते हैं। तो होता क्या है कि जो पॉपुलेशन है 100 करोड़ की, ऐसे तो बनी नहीं है। रिप्रोडक्शन होता है, तो रिप्रोडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? मेल का स्पर्म और फीमेल का एग, ये दोनों मिलके जाइगोट को बनाते हैं, तभी हम कंसीव कर पाते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस फेज का जो इंपॉर्टेंट होता है वो आफ्टर मैरिज होता है, क्योंकि इंसान शादी क्यों करता है? वो सिर्फ वंश को आगे बढ़ाने के लिए करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वंश को आगे बढ़ाना है तभी हम शादी कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि 95% फीमेल्स को प्रॉब्लम ही कब आ रहा है? आफ्टर मैरिज प्रॉब्लम आ रहा है कंसीव करने में। क्यों आ रहा है? क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रहा है। हार्मोनल चेंजेस क्यों हुआ? स्टार्टिंग से होता आ रहा है। तो लंबे समय तक हम इसके लिए क्या करते हैं? दवाइयां खाते हैं। दवाइयां क्यों खा रहे हैं? क्योंकि प्रॉब्लम से हमारा पीरियड्स नहीं आ रहा है। तो होता क्या है, पीरियड्स को समझने के लिए सबसे पहले समझेंगे हमारे हार्मोन्स। सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये हमारे इंपॉर्टेंट हार्मोन है हमारे मेंस्ट्रुएशन के लिए। मेंस्ट्रुएशन में होता है क्या है कि हमारे हार्मोन्स बढ़ते हैं और उसके बाद हमारी लाइनिंग क्रैक होती है, और क्रैक होने के बाद वो निकल जाती है। उसके बाद होता क्या है कि वो दोबारा से हमारी लाइनिंग बनना स्टार्ट होती है, और एक नरिशमेंट दोबारा से मिलता है, और हमारे एग का फॉर्मेशन दोबारा स्टार्ट होता है। ठीक है। अब आप सोचो कि अगर आपकी लाइनिंग ना बने, आपके पीरियड्स ना आए, तो आपका एग बन पाएगा? एग नहीं बन पाएगा। और एग नहीं बन पाएगा तो उसका मतलब क्या है कि एक फीमेल इनफर्टाइल है। इनफर्टाइल का मतलब क्या होता है? जिसको आम भाषा में लोग बांझपन भी कहते हैं, है ना। तो इसका देखा जा रहा है कि मुख्य लक्षण एक ये भी आ रहा है कि बहुत लंबे समय तक दवाइयां खाने से भी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है। अब फीमेल्स में होता क्या है कि जब भी पीरियड्स इम्बैलेंस हो रहे हैं, पीरियड्स इम्बैलेंस होने के पीछे लाइफस्टाइल तो है, लेकिन कुछ हमारी खुद की गलतियां भी होती हैं। देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स में अगर हम में प्रॉब्लम हो रही है तो कहीं ना कहीं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बहुत नुकसानदायक है। ये मेरा पर्सनली मानना है। मैं हर फीमेल को बोलता हूं कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर आप ना लें तो ज्यादा बेहतर है। उसका मुख्य कारण क्या होता है कि जब भी आप उस पिल्स को लेते हैं तो वो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाती है, इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाती है, और आपके हार्मोन्स को एक तरीके से स्टक कर देती हैं, रोक देती हैं। अब उसको रोकने की वजह से क्या होता है कि आपका जो पीरियड्स है वो तो रुक गया। अब आप मान के चलो कि एक फीमेल गलती से कंट्रासेप्टिव पिल्स 4-5 बार ले ले, तो उसका सीधा इंपैक्ट आपने क्या करा? एक नेचुरल साइकिल को आपने बार बार खुद रोका, तो क्या होगा? इन फ्यूचर वो बिल्कुल रुक जाएगी। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये भी देखा जाता है कि कुछ टीनेजर्स कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। मैं तो कहता हूं कि बिना डॉक्टर के सुपरविजन के बिल्कुल भी मत लीजिए, ये फ्यूचर में आपको बहुत नुकसान देगी। अब जब ये हार्मोनल इंबैलेंस बढ़ जाता है तो उसके बाद हम डॉक्टर्स को दिखाते हैं, तो उसमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी चलता है। मतलब जब तक आप दवाइयां खाओगे तब तक तो मेंस्ट्रुएशन, आपका पीरियड्स आएगा, बट
जैसे मेडिसिन बंद करोगे वो बंद हो जाएगा। लेकिन आप सोचो क्या आर्टिफिशियल तरीके से पीरियड्स होने से क्या कभी आपका एग बन सकता है? कभी नहीं बन सकता। तो अगर आपका एग नहीं बनेगा तो आप कंसीव भी नहीं कर पाओगे। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में फ्यूचर्स में क्या होता है कि हम जब भी शादी करने के बाद दूसरों के घर जाते हैं तो परिवार में इश्यूज बढ़ते हैं फिर इस चीज को लेके। तो अगर हमें सोचा जाए तो अगर हम स्टार्टिंग से अपने लाइफ के बारे में सोचें, अपनी साइकिल के बारे में सोचें, क्या साइकिल में हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है, क्या अच्छा खाना चाहिए और क्या चीज हमारे लिए नुकसानदायक है, तो कोशिश करें किसी भी केमिकल कंपोजिशन से बचें। चाहे वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल हो, चाहे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हो या किसी भी तरीके की कोई भी हार्मोन टैबलेट हो, ना लें, ये ज्यादा बेहतर है। इससे अच्छा अपने लाइफस्टाइल को बदलें, आप अच्छा खाना खाएं, स्वस्थ रहें और प्राणायाम करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, इंडीड इट वाज सो इन्फॉर्मेटिव। और हमें ये जानना ज़रूरी है स्पेशली गर्ल्स को कि अवेयर रहें, लाइफस्टाइल को मेंटेन करें और फियर से नहीं, इसको बहुत ही ग्रेसफुली एम्ब्रेस करें इस फेस को और एंजॉय करें लाइफ को। एक्चुअली मैम दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।